साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग 2। इससे पहले भाग 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था और आज हम लोग भाग 2 कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय योजनाएं परियोजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लागू हुआ था। कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को लागू हुआ। निर्वाचन बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2018 को लागू हुआ। जल मार्ग विकास योजना 3 जनवरी 2018 को लागू हुआ। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ। प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को लागू हुआ। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को लागू हुआ। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को करी गई। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को लागू हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लागू हुआ। इसके बाद स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना था। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का क्या लक्ष्य था, यहाँ देखेंगे। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। इसके बाद भारतीय कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 55% जनसंख्या यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू कीमतों पर जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2% से घटकर वर्ष 2019-20 में 17.8% हो गया है। और यह आंकड़ा NSO द्वारा 29 मई 2020 को जारी किया गया था। इसके बाद है, आपको यहाँ देखेंगे, भारत में फसल प्रतिरूप। भारत में फसलों का वर्गीकरण फसलों के स्वरूप तथा ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। फसलों के स्वरूप के आधार पर फसलों को खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न फसलों में विभक्त किया जाता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। अनाजों के अतिरिक्त दलहनी फसलें यथा उड़द, मूंग, चना आदि शामिल होती हैं। इसके बाद गैर खाद्यान्न फसलों में तिलहनी फसलें तथा वाणिज्यिक फसलें गन्ना, कपास, जूट, बागवानी फसलें आदि शामिल की जाती हैं। ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है रबी फसल, खरीफ की फसल, तीसरा है जायद की फसल आदि भागों में बांटा जाता है। रबी की फसलों की बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है जबकि कटाई मार्च अप्रैल में होती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसल की प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, मूंगफली आदि प्रमुख फसल हैं जो खरीफ फसल के उदाहरण हैं। जायद की फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है। इन फसलों को मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है। इनमें तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। इस सारणी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जिसे हम लोग समझते हैं। भारत में कृषि ऋण के स्रोत। भारत में कृषि ऋण के स्रोत को 2 भागों में संस्थागत स्रोत एवं गैर संस्थागत स्रोतों में विभाजित किया जाता है। संस्थागत स्रोतों में सरकार, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, जमींदार संबंधी आदि आते हैं। तकाबी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है तथा फसल कटाई के समय वापस ले लिया जाता है। इसके बाद भारत में सहकारी समितियों का विस्तार।
भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अस्तित्व में आने के बाद ही हुआ। भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण तथा उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण रहा है। अर्थात इसके माध्यम से ये लोग बच सकते हैं, साहूकार से इन्हें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद है सहकारी साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी ऋण का ढांचा त्रिस्तरीय है। इसमें शीर्ष स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां होती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्र करना तथा सदस्यों में स्वावलंबन तथा मितव्ययिता की भावना जागृत करना है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ जिला सहकारी बैंकों के कार्यों का निर्देश समन्वय करने एवं ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है, जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है। इनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। यह आम लोगों को ऋण नहीं देता है। इसके बाद भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, अर्थात लंबे समय के लिए इन्हें ऋण दिया जाता है कृषकों को। भूमि विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य कृषकों को भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना था तथा पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाना। भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रखकर ऋण उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। वर्ष 1998 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। किसान उस साख सीमा के भीतर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज भुगतान करना होगा, अर्थात उसमें से आप जितना राशि निकालेंगे उसी के ब्याज का राशि भुगतान करना पड़ता है। कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य यहाँ दिया गया है और मात्रा अर्थात हिस्सेदारी यहाँ पर देखेंगे। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में। जैसे चावल के उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होता है। प्रतिशत अर्थात यहाँ दिया गया है कि 13.15%। गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, 30.29%। मक्का का उत्पादन कर्नाटक राज्य में 13.84%। मोटे अनाज का उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है, 15.35%। और दालें का उत्पादन अर्थात दालों की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक राजस्थान का है और यह 19.41% है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, 18.55%। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, 45.99%। इसके बाद रेपसीड व सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान, 40.28%। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश 45.90%। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यमुखी का उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, 54.17%। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है, 20.30%। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, 50.16%। वहीं कपास के उत्पादन में गुजरात सबसे आगे, 23.32%। जूट और मेस्ता का उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, 81.34%। और इन सब सूचनाओं का स्रोत कौन है? तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 से ये सभी सूचनाएं एकत्र की गई है। भारत में हरित क्रांति। 1960 के दशक में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अर्थात पहले परंपरागत कृषि की जाती थी और उन परंपरागत कृषियों के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रक्रिया शुरू 1960 के दशक में की गई। फलतः वर्ष 1966-67 के कृषि क्षेत्र में एक नए तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिससे कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों को हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 2 अन्य फसलों के साथ केंद्र सरकार कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा
वर्ष भर में 2 बार, कब कब, तो रबी एवं खरीफ फसलों के लिए घोषित की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि के उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया था। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ क्या कहता है यह देखें। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा सभी राज्यों में इसके कार्यालय स्थित हैं। 1991 से पूर्व औद्योगिक नीति, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य आधारभूत एवं भारी उद्योग हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, एकाधिकार प्रवृत्तियों पर रोक तथा विकास उन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना था। भारत की तीसरी औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 1977 को तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 23 जुलाई 1980 को भारत की नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम होते हैं। कौन कौन? निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 के मुख्य क्षेत्र क्या क्या थे जो नीचे दिए गए हैं, इसे देखें। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का न्यूनीकरण, औद्योगिक नियंत्रणों एवं नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करने की रणनीति अपनाई गई। वर्तमान में केवल 4 उद्योगों एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू एवं उसके उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक तथा जोखिम वाले रसायन के लिए ही लाइसेंस की अनिवार्यता की गई है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र, भारत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना करने वाला एशिया का प्रथम देश है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1965 में कांडला में प्रथम ईपीजेड निर्मित हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में उत्पादन एवं निर्यात में आ रहे अवरोधों को दूर करना तथा भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। वर्ष 2005 में सेज अधिनियम अर्थात SEZ अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ, जो 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया। भारत में सार्वजनिक उद्यम, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। वर्तमान में कंपनियों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न का दर्जा दिया जा रहा है। भारत की महारत्न कंपनियां कौन कौन हैं, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL, भारतीय तेल निगम IOC, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, गैर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL गैल जिसको कहते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL है। नवरत्न कंपनियां, वर्ष 1997 में नवरत्न का दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। वर्तमान में कुल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ अक्टूबर 1977 में किया गया था। वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 है। औद्योगिक विकास एवं वित्तीय संस्थाएं, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। यह उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने
कार्य करती है जो लघु उद्योगों के प्रवर्तन में जुटे हैं। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का उद्भव एवं विकास। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ। सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था यह, परंतु पूर्ण रूपेण किसी भारतीय का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख 12 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत की सभी करेंसी नोटों जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 2000 का निगमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निगमन वित्त मंत्रालय अर्थात भारत सरकार करता है। 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में है। भारत में बैंकिंग। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं संचालन भारतीय बैंक विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहला चरण 19 जुलाई 1969 को उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत किए गए बैंक हैं कौन कौन हैं? आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक। बैंकों के आपस में विलय के तहत विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। ज्ञातव्य है कि अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1972 में RG सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग तथा जून 1975 में गठित नरसिम्हा समिति की अनुशंसा पर की गई। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% पूंजी केंद्र सरकार द्वारा, 15% पूंजी राज्य सरकार द्वारा तथा 35% पूंजी प्रवर्तक बैंक द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ नाबार्ड एक संस्था जिसे 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अलग से एक पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई।
नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्य प्रमुख संस्थान। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना वर्ष 1964 में लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मौद्रिक नीति उपकरण। साख नियंत्रण। साख नियंत्रण की दो विधियां हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। परिणामात्मक साख नियंत्रण। परिणामात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत साख नियंत्रण तथा साख सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। उपयुक्त दरों एवं साख सृजन में ऋणात्मक संबंध होता है। गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण को चयनात्मक विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत RBI व्यापारिक बैंकों के द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिए गए ऋण को हतोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं। पहला, न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण। दूसरा, नैतिक दबाव। तीसरा, साख मानदंड का निर्धारण। इसके बाद है खुले बाजार की क्रियाएं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है तो इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकलना होता है या कम करना होता है तो वह खुले बाजार का प्रयोग करती है। वर्तमान में प्रमुख दरें 15 नवंबर 2021 तक के रिपोर्ट के अनुसार है। नीति दरें। रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर 4.25%, MSF 4.25%, आरक्षित दरें CRR 4%, SLR 18%। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वह स्थिति है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। अवमूल्यन डिवोल्यूशन। अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। एक बार 1949, दूसरी बार 1966, तीसरी बार 1991 में किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण एवं विनियमन के अधिकार दिए गए। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। विश्व प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक की सारणी के अंतर्गत दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर सूचकांक। कोरिया का कोस्पी चीन, SSI टोक्यो, निक्कई ताइवान, टाइएस्क थाईलैंड, सेट जर्मनी, मिड डेस्क ब्राज़ील, बोवेस्पा USA, नास्डाक सिंगापुर, सीमेक्स, स्टेटस टाइम्स, मेक्सिको, बोल्सा इंग्लैंड, FTSE 100, हांगकांग, हैंगसेंग। भारत में प्रतिभूति बैंक नोट मुद्रणालय। भारत में प्रतिभूति पत्र, मुद्रा, सिक्कों आदि के मुद्रण का दायित्व भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का है। इसकी स्थापना जनवरी 2006 में वित्त मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में की गई। सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। यह मिल विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। भारत में 4 बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं। करेंसी नोट प्रेस नासिक जो महाराष्ट्र में है। भारत के इस नोट मुद्रणालय की स्थापना 1928 में की गई थी।
बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इस मुद्रणालय में बैंक नोटों के अलावा उच्च गुणवत्ता की स्याही का भी उत्पादन किया जाता है। तीसरा है भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक, स्थापना 1925 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद चौथा प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद की स्थापना 1982 में की गई। टकसाल, भारत में 4 टकसाल हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है। ये मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा में अवस्थित है। भारतीय लोकविद बजट भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 21-22 केंद्रीय बजट 2021-22 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को वर्ष 21-22 के लिए 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जो विगत वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान 30.42 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 4.41 लाख करोड़ अधिक है। प्रतिशत में 14.49% अधिक है। केंद्रीय बजट में अनुमानित बजट घाटे सारणी में दिया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में अनुमानित बजटीय घाटे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये देख सकते हैं। राजस्व घाटा 19-20 में 3.3%, 20-21 में 2.7, 20-21 में 7.5, 20-21 में 5.1। प्रभावी राजस्व घाटा 2.4%, राजकोषीय घाटा 4.6%, प्राथमिक घाटा 1.6%। इसके बाद है वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी में खाद्य उर्वरक, पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान सब्सिडी की प्रमुख मदें हैं। कुल सब्सिडी में इनका योगदान लगभग 98.06% है। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी का 65.65% अकेले खाद्य मद में व्यय है। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया सब्सिडी 15.89%, पोषण आधारित सब्सिडी 5.61% तथा किसानों के लघु अवधि ऋणों के ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी 5.26% अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें हैं। सकल बजटीय व्यय अनुमान 2021-22 में ब्याज अदायगी का हिस्सा 20% है। वर्ष 21-22 में करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16% अनुमानित है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 वित्तीय वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में प्रस्तुत किया। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का विषय जीवन और आजीविका की सुरक्षा है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जीवीए में चालू मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2019-20 के लिए 17.8% रहा। वहीं अगर बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत दूध उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है। 2019-20 अंतिम अनुमान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 407 ग्राम प्रतिदिन रही है। वर्ष 2020-21 में जीवीए में उद्योग क्षेत्र का समग्र योगदान 25.8% है। भारत वस्त्र उत्पादों के निर्यातक के आधार पर चीन, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम एवं इटली के बाद 6वें स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत यूएसए और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। विश्व बैंक अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषित धन प्राप्तकर्ता देश था। वर्ष 2019-20 में शीर्ष 5 वस्तुओं का निर्यात एवं प्रतिशत हिस्सा कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद 13.6%, रत्न आभूषण 11.5%, मशीनरी एवं उपकरण 8.6%, परिवहन उपस्कर 6.8% तथा धातुओं के उत्पाद 4.9% एवं सिले सिलाई वस्त्र 4.9%। वर्ष 2019-20 में शीर्ष 5 वस्तुओं का आयात एवं प्रतिशत हिस्सा पेट्रोल, तेल और स्नेहक 27.5%, रसायन 6.6%, स्वर्ण और चांदी 6.5%, परिवहन उपस्कर 5.3% तथा कोयला 4.7%। वर्ष 2020-21 अप्रैल में भारत के शीर्ष 5 निर्यात स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका 18.0%, चीन 7.8%, संयुक्त अरब अमीरात 5.6%, हांगकांग 3.7% तथा सिंगापुर 3.2%।
वर्ष 2020-21 अप्रैल-नवंबर में भारत के शेष 5 आयात स्थल चीन 17.7%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7.4%, संयुक्त अरब अमीरात 6.0%, हांगकांग 4.3% तथा सऊदी अरब 4.2%। वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में पर कैपिटा इनकम शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला गोवा, दूसरा सिक्किम तथा तीसरा दिल्ली है। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2018-19 में शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेलंगाना 1 नंबर पर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA में योगदान 54% से अधिक है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्ष 2019-20 में मछली उत्पादन 14.16 मिलियन मीट्रिक टन रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली उत्पादन उद्योग का कुल GVA में 1.24% तथा कृषि GVA में 7.28% का योगदान है। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। संसाधनों की गतिशीलता के माध्यम से विकास, दूसरा संसाधनों का कुशल आवंटन, तीसरा मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, चौथा रोजगार सृजन, पांचवा संतुलित क्षेत्रीय विकास, छठा पूंजी निर्माण। राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन है यहाँ देख सकते हैं। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं। करारोपण, इस सारणी को देख लेते हैं, इसके बाद नीचे देखेंगे। प्राप्ति के स्रोत, बजट 2021-22, इस सारणी को आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। कुल प्राप्तियों में करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। कुल व्यय में करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, नई मुद्रा का निर्गमन। राजकोषीय समेकन हेतु केंद्र सरकार द्वारा संसद में FRBM एक्ट 2003 पारित किया गया। वित्त आयोग, भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन की रूपरेखा तथा तय करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में निहित प्रावधान के अनुरूप वित्त आयोग एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर विचार विमर्श करके उनको सुझाव देगा। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत में पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था और तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 नवंबर 2017 को किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री N.K. सिंह हैं। वित्त आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2021 से 26 हेतु राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। कर प्रणाली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों को विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर एवं अनुपाती, प्रतिगामी, अधोगामी तथा प्रगतिशील करों में भी विभाजित किया जाता है। मूल्यानुसार कर वह कर है जो कि वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई एवं परिमाण पर लगाया जाता है। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिसमें कर की दर कर के आधार में वृद्धि के साथ क्रमशः घटता जाता है। इस प्रकार के कर का भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है, गरीबों लोग पर अधिक पड़ता है। प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतु कर की दर कम होती जाती है। अनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। अनुपाती करों के अंतर्गत आय के बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए गए कुल राशि बढ़ती है। प्रगतिशील कर वह कर है जिनमें आय में वृद्धि के साथ कर की दरों में वृद्धि होती जाती है। अधोगामी कर वह कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है परंतु एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है। भारत के प्रमुख कर, आयकर। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करती है। इसके बाद नोट, विशेष तथ्य क्या है तो कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। निगम कर, व्यापारिक कंपनियों तथा निगमों की आय पर लगाए जाने वाले कर को निगम कर की संज्ञा दी जाती है। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है परंतु यह उस कर से भिन्न होता है जो कंपनियों का अंशधारी अपनी आयों पर देता है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
व्यय कर यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार 1956 में किल्डार ने दिया था। 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया, परंतु वर्ष 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद पांचवा है धन कर। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रति वर्ष लगाया जाता है। भारत में धन कर लगाने का सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री किल्डार ने दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया था। अब 1 अप्रैल 2016 से इसे समाप्त कर दिया गया है। सेवा कर यह प्रत्यक्ष कर है। भारत में सेवा कर की शुरुआत वर्ष 1994-95 में की गई। वर्ष 1994-95 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा तथा स्टॉक दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्यों में वितरित किया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तु के आयात तथा निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क मूल्य अनुसार एवं मात्रा अनुसार दोनों ही तरीकों से लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर ही कर लगाया जाता है। स्मरणीय है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ तथा 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ के तहत किया गया है। भारत के वित्त आयोग स्थापना वर्ष, अध्यक्ष, समयावधि। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापना हुआ था। अध्यक्ष केसी नियोगी थे। समय था 1952 से 57। दूसरा है 1956 अध्यक्ष के संथानम। समयावधि 1957 से 62 तक। तीसरा 1960 में स्थापित के चंदा 1962 से 66। चौथा 1964 पीवी राजमन्नार 1966 से 69। पाँचवा 1968 में महावीर त्यागी अध्यक्ष थे 1969 से 74। छठवां 1972 के ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979 तक। सातवां 1977 में स्थापित जे.एम. साइलेट की अध्यक्षता थी 1979 से 84 तक समयावधि था। आठवां को स्थापित 1983 में किया गया था। वाई.वी. चौहान अध्यक्ष थे 1984 से 89 तक था। इसके बाद है नवा 1987 में स्थापित N.K.P. साल्वे 1989 से 95। 10वां 1992 में स्थापित केसी पंत अध्यक्ष थे 1995 से 2000। 11वां 1998 में स्थापित M.A. खुसरो अध्यक्ष थे 2000 से 2005 तक। 12वां 2002 में स्थापित सी रंगराजन 2005 से 2010 तक। 13वां 2007 में स्थापित विजय केलकर अध्यक्ष थे 2010 से 2015 तक। 14वां 2013 में स्थापित वाई.वी. रेड्डी अध्यक्ष थे 2015 से 20 तक। 15वां 2017 में स्थापित N.K. सिंह अध्यक्ष हैं 2021 से 2026 तक रहेंगे। विशेष तथ्य 15वें वित्त आयोग की संतुष्टियां वर्ष 2020-25 के लिए थी, लेकिन आयोग द्वारा की गई प्रथम रिपोर्ट मैं पूछूंगा 15वें वित्त आयोग की संतुष्टियां वर्ष 2020-21 के लिए थी, लेकिन आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट पेश की गई। प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए तथा दूसरी रिपोर्ट वर्ष 21-26 के लिए। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के कर इस प्रकार हैं: व्यक्तिगत आय कर, संपत्ति कर, उपसंहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर, आस्ति कर, ब्याज कर, लाभांश कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, एसटीटी आदि। वहीं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर रोजगारों पर कर, व्यवसाय कर, कृषि आय पर कर, भू राजस्व, गैर शहरी अंचल संपत्तियों पर कर, अचल संपत्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, पथ कर। इसके बाद केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर 1994-95 से, जीएसटी। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? बिक्री कर, व्यापार कर, वाहनों पर लिया गया कर, विज्ञापन पर कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर, प्रवेश कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। ये सभी राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं।
जीएसटी में शामिल कर, जीएसटी में शामिल करने वाले कौन कौन से कर हैं? केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार एवं उपकर। राज्य कर, राज्य मूल्यवर्धन कर जिसको वैट के नाम से जाना जाता है, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर केंद्रीय बिक्री पर कर, चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर तथा अधिभार एवं उपकर। जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए कर कौन कौन थे? मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर को जीएसटी से छूट प्राप्त है, जबकि 5 पेट्रो उत्पादों, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। विविध, भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। पहला, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, तीसरा, कृषि का पुनर्गठन। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 2 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत, 2 से 4 हेक्टेयर वाली जोत अर्ध मध्यम जोत, 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत मध्यम जोत तथा 10 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत बृहद जोत कही जाती है। जनवरी 2004 में पहले राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे, बाद में एम.एस. स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बने। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का लगभग 70% कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब व मध्य प्रदेश है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्कालीन सोवियत संघ रूस की सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग था। विविध क्रांतियाँ, प्राथमिकता क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति मुर्गा या अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से। कृषि उत्पाद बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं कृषि उत्पाद बोर्ड स्थापना वर्ष और मुख्यालय क्या दिया गया है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना 1942 में की गई। इसके मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय रबर बोर्ड की स्थापना 1947 में कोट्टायम केरल में मुख्यालय है इसका। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई, कोलकाता इसका मुख्यालय है। भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976 में स्थापित, गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में मुख्यालय। भारतीय मसाला बोर्ड 1987 में स्थापना किया गया, कोच्चि में मुख्यालय है इसका। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड 2009 में स्थापना किया गया, दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय मत्स्य विभाग 2006 में स्थापित हुआ, हैदराबाद मुख्यालय इसका। राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2009 में स्थापित, कोलकाता मुख्यालय है इसका। इसके बाद प्रमुख समितियां और आयोग, गठन वर्ष और कार्य। महान लोबी समिति, आय वितरण का आकलन, स्थापना 1960 में। खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख कार्य था, 1989 में स्थापित। दांतेवाला समिति, बेरोजगारी अनुमान 1968। सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध 1983। गोईपुरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार 1990। गोस्वामी समिति, औद्योगिकरण रुग्णता 1993। नरसिंहम समिति, वित्तीय सुधार 1991। राजा जे चलैया समिति, कर सुधार 1991। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला 1992 में स्थापना हुआ इसका। मल्होत्रा समिति, बीमा सुधार 1993। भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना 1994। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग 1995। मीरा सेठ समिति, हथकरघा विकास 1997। महाजन समिति, चीनी उद्योग 1997। एस तारापुर समिति, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तन नहीं आता, 1997 में स्थापना हुआ। बी.एस. व्यास समिति, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार 2000 में स्थापित। सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी 2005 में स्थापित। सच्चर समिति, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति 2005 में स्थापित।
रंगराजन समिति भुगतान संतुलन 1993 में स्थापित। डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य प्रणाली पर सुझाव 2013 में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये था समसामयिक घटना चक्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग 2। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी का विज्ञान से संबंधित होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे।